अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाजरीन, आज का राइट्स वॉच का आगाज़ हम करेंगे इंडिया में आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के साथ। आपने देखा ही होगा कि इंडिया के जो रियासत है मगरबी बंगाल, उसके शहर कलकत्ता में एक 31 साला नौजवान डॉक्टर थी जो कि वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग कर रही थी। उनके एक बहुत ही ज़ालिमाना अंदाज में उनका रेप किया गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 के करीब जो लोग थे वो इस सारे अमल में शरीक हुए और उसके बाद उनका रेप के अमल के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। और जो उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो बहुत दिल दहला देने वाली है। उनके जिस्म के तकरीबन हर ही हिस्से पे चोट का या ज़ख़म का या तशद्दुद का निशान वाज़ेह था। और हमने देखा कि इस वाक़े के बाद इंडिया भर में जो पहले डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पे निकले। उन्होंने पहले इमरजेंसी सर्विसेज बंद की, फिर ओपीडी सर्विसेज बंद की और उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने भी अपनी सर्विसेज बंद कर दी। और उसके बाद सिर्फ डॉक्टर्स अकेले नहीं रहे, बल्कि उसके बाद जो सिविल सोसाइटी है वो एक बड़ी तादाद में सड़कों पे निकली और उन्होंने ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जिनसी तशद्दुद होता है, इसके ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज में आवाज़ बुलंद की। और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हुई और इतने ताकत थी उनकी आवाज़ में कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े का नोटिस लिया, 100 नोटिस लिया और वहाँ पे अब रोज़ाना की बुनियाद पे इस मामले की समाअत की जा रही है। वेस्ट बंगाल की जो हुकूमत है उसको उसके हवाले से सवालात किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। इंडिया के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा हमीद साहिबा, जो कि एक बहुत नोन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वहाँ पे जो फेमिनिस्ट तहरीक हैं उसको लीड करती हैं और ख़ास तौर पे जो इंसानी हकूक़ की और ख़वातीन के हवाले से जो मामलात होते हैं उसके हवाले से बहुत सरगर्म रहती हैं। तो बहुत शुक्रिया सैयदा हमीद साहिबा, आप हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मैम, जो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो कलकत्ता रेप इंसिडेंट के बाद इतना हमने देखा है इंडिया में, इतना आउटक्राई आया है एक रेप इंसिडेंट को लेके, तो इंडियन सोसाइटी हमने देखा है कि एट टाइम्स रिएक्ट करती है इस तरह के वाक़यात में। हमने दिल्ली का जो 2012 का रेप केस था उसके बाद भी हमने इसी तरह का रिएक्शन देखा था। तो ये जो केस है इसकी वजह से इंडियन सोसाइटी में क्या चेंजेस आपको लग रहा है कि आ सकती हैं? There have been all kinds of laws introduced. I remember my first case was in 1997 when I started as a member of the National Commission for Women. पहला केस मैंने किया था नूरू डिस्ट्रिक्ट है मेवात में, वहाँ किया था पहला केस। और अब ये है कि जब आप अखबार खोलें, so there are so many incidents of violence against women, बच्चियाँ, छोटी लड़कियाँ, teenagers, मगर reporting has also become much more robust now. तो ये एक there is a big change. पहले इतना the reporters were not so proactive. तो ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज का जो केस है, ये पूरे मुल्क को it's taken it by storm. हर जगह प्रोटेस्ट हो रही है और इस वक्त 2 दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट का साइट है जिसमें आप काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हो गए हैं, मगर वहाँ बिग प्रोटेस्ट वाज हेल्ड अगेंस्ट सिविल सोसाइटी। तो ये और पोलिटिसाइज भी करते हैं इसको। You know, obviously, you know, the target is, you know, political parties. And in the case of Calcutta, West Bengal, it's Mamata Banerjee. And, you know, that वो भी focus करते हैं, वो भी target करते हैं। तो ये आरजी कार का जो केस है, ऐसे बहुत केसेस हैं, मगर ये केस somehow has really grabbed the highlight and the limelight of the country. ठीक है। अच्छा, सैयदा हमीद साहिबा, आप ये ज़रा हम लोग को इस चीज़ पे रोशनी डाल सकती है कि कोलकाता के जितनी हमारी रिसर्च रही है, ऑब्वियसली इंडियन वेबसाइट्स पाकिस्तानियों के लिए एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है टू पाकिस्तानीज़ ओवर द इंटरनेट वो ये है कि कोलकाता में ओवरऑल जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस और रेप के केसेस स्पेशली वो बहुत कम है।
तो हाँ, आपको क्या नज़र आता है, क्या फैक्टर्स प्लेन कर रहे थे कि कोलकाता के एक ऑब्वियस देयर इज़ अ हॉस्पिटल और जो एक समझा जाता है कि एक पब्लिक स्पेस है, सेफ स्पेस है, वहाँ पर एक बहुत ही वायलेंट सेक्सुअल असॉल्ट होता है, फिर उसके बाद मर्डर। तो व्हाट वाज इट, वैसे ही है कि इट डजंट मैटर कि वो सिटी दिस टुक प्लेस इन, या पे कुछ फैक्टर्स सामने आए हैं मीडिया के अंदर इंडिया में जो आप हम लोग को बता सकती हैं? क्या ये वेस्ट बंगाल में केसेस की कमी नहीं है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन केसेस की कमी नहीं है। राजस्थान जिसमें जनरली पेट्रियार्कल बहुत माशरा बहुत पेट्रियार्कल है, वहाँ बहुत वायलेंस अगेंस्ट विमेन, रेप, गैंग रेप के केसेस होते हैं। मध्य प्रदेश में होते हैं, इवन केरल में होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं, कर्नाटका में होते हैं, हिमाचल में होते हैं, हर जगह। मगर जहाँ और हरियाणा में होते हैं। पहला मेरा केस जो था, मैंने इसके बारे में आपको बताया 1997 में, वो हरियाणा में हुआ था। ठीक है। अच्छा मैम, आपने बात की कि पेट्रियार्कल जहाँ पे माइंडसेट एग्जिस्ट करता है वहाँ पे इन केसेस की जो रेशो है वो ज़्यादा है, लेकिन हमने देखा था जिस तरह आपने कहा कि कुछ लैंडमार्क केसेस होते हैं। पाकिस्तान में भी एक केस हुआ था, मोटरवे गैंग रेप केस, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद विक्टिम ब्लेमिंग भी की गई थी, और कुछ इसी तरह के बयानात इंडिया से इस केस के हवाले से भी आए हैं। ये जो एक है इस दोनों मुल्कों में, ये जो एक मुश्तरका चीज़ है विक्टिम ब्लेमिंग की, और ख़ास तौर पे रेप इंसिडेंट्स के बाद, आप इसको किस तरह से देखती है? ये इसकी हौसला शिकनी किस तरह से की जा सकती है, और क्या जो इस तरह के रेप अपॉलजिस्ट हों या जो विक्टिम ब्लेमर्स हों, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए? I think that is done again in very patriarchal setups, but it's no longer regarded as a plausible, यानी कोई plausible reason नहीं है इसका. It's negated and it's thrown out, totally. To blame the victim that she is the one who brought it upon herself. ये चीज जो है, it is completely and totally negated. So we are all on the same page, and बहुत से मर्द भी हमारे साथ खड़े हैं. It's not only a women's led movement, but a lot of men are standing along with us in this. वहाँ पर रेप केसेस एटलीस्ट रिपोर्ट हो रहे हैं, विक्टिम्स आर गोइंग फॉरवर्ड टू द पुलिस, और ये मीडिया भी उसको पिकअप कर रही है. पीपल आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दिस टॉपिक. इन पाकिस्तान रेप इंसिडेंट्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये भी इनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन जैसे हमारे खुद के NGOs, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली ऑफिशियल डेटा नहीं है, NGOs यही बताते हैं व्हेन कंपाइलिंग स्टेटिस्टिक्स के दीज आर व्हाट हैव बीन रिपोर्टेड बाय मीडिया, एंड वी थिंक दैट 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है. सो आपको क्या अगर आप इसको ज़रा सा बस एक्सप्लेन करना चाहें कि आपको क्या रीज़न नज़र आते हैं कि इंडिया में there is a move towards discussing taboo topics like rape and sexual assault, जबकि पाकिस्तान में इसको और ज़्यादा दबाया जाता है? I think that's ये खुशकुन this is a positive development in India, and I absolutely agree with you कि इंडिया में इस women are willing to come forward. औरतें आती हैं, औरतें अपने हालात को हाइड नहीं करती. And of course exceptional cases तो होते हैं where they are pressured and all that. Sometimes if they come out, उनको they are brutally killed also. मगर there is a move towards coming to the police or coming to some law authority कि अपने जो जिस तरह से उन पे ज्यादती हुई है, जो उनके ऊपर जो उनके whether they have been gang raped or they have been any violence, जो भी उन पे violence का तशद्दुद हुआ है, उसको उन्होंने they have gone and they have reported, they have spoken about it. So there is an increasing courage that women have displayed. और उसका बहुत कुछ ताल्लुक इससे भी है कि the kind of support that they have. हमारे यहाँ civil societies, as you know, आपकी civil society is very active, हमारी civil society is very active. So that kind of support that they get, but sometimes they are also victims of great pressure, जहाँ उनके
अपने खानदान वाले, they rather kill them, mutilate them, murder them, tear them into pieces, rather than कि अपनी बदनामी करें कि जाके और ये बात को रिवील करें. And another thing is very important कि media is becoming extremely active in supporting it, एक बात. और दूसरी बात ये कि politicize इसको काफ़ी किया जाता है. जहाँ जो हुकूमत होती है उसके खिलाफ, you just take it as a political instrument कि उसको हुकूमत को डिमीन करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है. तो मैम ये जो केस इन पॉइंट है जो जिस पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में आया, वहाँ पे ममता बनर्जी की हुकूमत है जिनकी जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उससे कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है. तो क्या वो फैक्टर भी कोई इस सारे वाक़े में कुछ अपना अमल दखल है इस चीज़ का भी? Definitely works in that. इसके जो ये I was just reading in preparation to prepare for this our meeting today, and the BJP, which is the ruling party, is the BJP spokesperson have demanded all kinds of political repercussions and instruments against the chief minister. And I mean, surely, I mean, the buck stops with naturally the person at the very top, but obviously it's being used as a political ploy. अच्छा, एक चीज़ जो और हम आपसे समझना चाह रहे हैं वो ये कि अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लेके इसकी कार्रवाई अब वो कर रहे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और उनके साथ 2 और जजेस हैं, और वो लाइव टेलीकास्ट भी हो रही है. एक तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आमतौर पे टैबू टॉपिक समझा जाता है और इस चीज़ों को छुपाया जाता है और बड़ी खुल के बात हो रही है. लेकिन लीगली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसका इन द लॉन्ग रन फ़ायदा होगा या एक जो ड्यू प्रोसेस है वो उसको फॉलो होना चाहिए था, बजाय कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर जंप इन करती तो नीचे से केस चलता. तो ये बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या वो ट्रायल करना चाह रही है डायरेक्टली, या वो कुछ गाइडलाइन सेट करना चाह रही है फॉर द सेंट्रल एंड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट? जैसे आपने कहा, डेली हियरिंग डेली हो रही है. Justice Chandrachud and 2 other judges, it's they are looking at it on a daily basis. They are passing their judgments. They are ordering the police. They are ordering the doctors to return because patients to suffer कर रहे हैं ना. The doctors न सिर्फ कलकत्ते में बल्कि दिल्ली में, हिमाचल में, राजस्थान में, हर जगह the doctors are protesting against, and the patients are really suffering. So on a daily basis the court has taken it up to basically कि लोगों की suffering ना हो, relief हो, and then questioning the person who's been accused. He's being brought for all kinds of tests, lie detection, and all kinds of आपने भी पढ़ा होगा कि he has been diagnosed with all kinds of sexual disorders and all that. That is also happening at simultaneously, but the court has taken a very strong view of it. You know why? Because we are all rising against it. I mean, a person like me, I'm a senior citizen, I'm an elderly person, but for me, I don't think anything of going and making this placing my person and my entire career, which is a very political career, right in front and defending and bringing this heinous crime. And this will also, I think, lead to, other kinds of positive ways, because आप ये भी देख रहे हैं कि they are also ensuring that these doctors are, like the women doctors are, उनकी safety when they spend the night. I visited my own doctor, and she, young woman, who said that, we sleep on the floor, we sleep in benches, people walk around us. It's a very, very volatile situation. तो ये सब recognize हो रहा है. बहुत शुक्रिया सैयदा हमीद साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और काफ़ी तफसील से हमें समझाया ये जो केस चल रहा है, कोलकाता रेप और मर्डर केस, और उसके हवाले से आपने मुख्तलिफ उसके जो पहलू हैं उस पर आपने
रोशनी डाली, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अहमद, ये सारा एक कंपैरिजन जो ये कोलकाता में हुआ है अभी, इसका करते हैं 2012 का ये दिल्ली रेप केस के साथ। और उस वक्त भी लोग बड़ी तादाद में बाहर सड़कों में, उनका सरापा एहतजाज था और उनका बस यही कहना था कि अब जो ये ख़वातीन और ये बच्चों के साथ जो ये सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, ये क्राइम्स होते हैं, ये अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उस वक्त भी बड़े लॉज आए, पॉलिटिकली इसके ऊपर भी यानी कि नोटिस लिया गया और काफ़ी काम हुआ इंडिया में। और फिर दोबारा ये कोलकाता में केस आता है, लेकिन इस बार भी लोग मायूस नहीं थे इन देयर स्ट्रीट पावर, और वो इस बार फिर भी निकले। बिल्कुल। बट अगर हम लोग पैरेलल करें पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे सर गंगाराम हॉस्पिटल में 5 साल की बच्ची, कैन यू इमेजिन हाउ यंग शी इज़, उसकी वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है इस दुनिया की, और एक वहाँ पर जैनिटोरियल वर्कर है, वो उसका अटेम्प्ट करता है सेक्सुअल असॉल्ट, लेकिन लकीली वो होता नहीं है। द फैक्ट कि वो अटेम्प्ट इटसेल्फ उसके लिए एक ड्रामा है। मगर यहाँ पर भी डॉक्टर्स जो थे उस हॉस्पिटल के, वो उनका भी एहतजाज था वाइड स्प्रेड, लेकिन हस्पताल इंतज़ामिया का एक शॉकिंग सा ये बिहेवियर रहा है, वो ये है कि किसी तरीके से जो मामला है उसको रफा दफा कर दिया जाए। वो उस जो स्टाफ मेंबर था वो इज़ अक्यूज्ड ऑफ द अटेम्प्टेड रेप, उसको पकड़वा लिया, पुलिस को के हवाले कर दिया, और वहाँ पर डॉक्टर्स को साफ साफ क्लियर इंडिकेशन है कि आप बस ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें क्योंकि मामला ख़त्म हो गया। ये क्या पाकिस्तान में कौन सा एटीट्यूड है जहाँ पर एक वाक़या होता है और जहाँ लोग राइटफुली उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, तो जैसे इंडिया में होता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव स्टेप्स लेते हैं उसको और वो यानी कि एनर्जी देते हैं, यहाँ पाकिस्तान में उसको चुप करवाने की कोशिश में होते हैं। ठीक। मतलब बेसिकली जो मेरे अंडरस्टैंडिंग इस सारे वाक़ये को, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो इंडिया में हो रहा है उसके प्रेशर में शायद जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं वो भी आई हैं, और वो इस तरह से आई कि जब उन्होंने देखा कि कोलकाता में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले, पूरे इंडिया में निकले, और उन्हें एक बात का बाखूबी इल्म है कि जो पाकिस्तान की और जो इंडिया की जो अवाम है, दोनों ऑब्वियसली एक ग्लोबल विलेज है, उनको सब पता है कि ये दोनों मुल्कों के जो सेंटिमेंट्स हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट्स वो तकरीबन एक जैसे हैं। जो ख़ास तौर पे यूथ है वो तो बिल्कुल एक तरह से सोचती है अपनी हुकूमतों के बारे में। तो उनको शायद यही लगा पाकिस्तान में कि अगर ये जो तहरीक शुरू हो रही है गंगाराम हॉस्पिटल से, अगर इसको हमने स्टार्ट में ही ना किया तो हो सकता है ये भी इंडिया के तरह की कोई एक रीजनल प्रोटेस्ट की वो ना इख्तियार कर जाए, क्योंकि दोनों इश्यूज़ जो हैं वो सेम थे, दोनों हस्पताल में हुए थे, और हस्पतालों के मुतालिक दोनों मुल्कों की जो अवाम है और दोनों मुल्कों के जो डॉक्टर्स हैं वो सरकारी हस्पतालों की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, और वो समझते हैं कि वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो उस तरह से नहीं दी जाती जो कि वहाँ पे वर्कलोड होता है। और हमने इंडिया के हवाले से बात की, हम आपको नाज़रीन एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि हमारे एक रिपोर्टर हैं रेहान प्राचा साहब, उन्होंने बात की है गंगाराम हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर से और जानने की कोशिश की है कि उनका सेंटिमेंट क्या है। आप देखें और आप कुछ सिमिलरिटीज़ ड्रॉ करें कि इंडिया और पाकिस्तान में इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को लेकर डॉक्टर्स क्या राय रखते हैं। वाकया जो रिपोर्ट हुआ वो इस तरह हुआ है कि बच्ची जो है अपनी वालिदा के साथ जो एमरजेंसी बिल्डिंग है जो 7 साल इमारत नई तामीर हुई है उसके 7वें फ्लोर पे कॉरिडोर में सो रही थी, और कहा जा रहा है जो रिपोर्ट हुआ है वो ये हुआ है कि वहाँ पर जो एक स्वीपर था वो उसने उसे नाजेबा तौर पे छुआ, और उसके बाद बच्ची जाग उठी और उसने शोर मचाया, उसकी वालिदा ने और वहाँ के और मौजूद लोग थे शोर मचाया, और फिर वो जो खाकरोब था उसको जो सा ना लोगों ने पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले किया गया। जब इनिशली वाकया रिपोर्ट हुआ तो उस पर ज़्यादती की कोशिश का था, और उसके बाद ये डॉक्टर्स के एहतजाज के बाद उसमें ज़्यादती के या रेप के दफात शामिल किए गए। डॉक्टर असगर, पूरा नाम है? 5 साल की बच्ची है, वो अपनी माँ के साथ वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और वो सोई हुई है किस हालत में, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन उस बच्ची के साथ प्रॉपर रेप की अटेम्प्ट की गई, और कुछ लोग ये कहते हैं कि रेप किया गया है, ठीक है, और उस आपा को जिसने वो खून के निशानात देखे हैं
उस आपा को भी गायब कर दिया गया कि उससे कोई बात ना कर सके, उस माँ को भी गायब कर दिया गया कि उससे कोई बात ना कर सके, उस बच्ची का भी कोई पता नहीं कि वो कहाँ पे है। डॉक्टर्स जो हैं वो मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई कि ये वाक़या को दबाया जा रहा है, इसके हक़ाइक़ सामने नहीं लाए जा रहे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसकी बैक पे है, वो इस वाक़े को एक्सपोज नहीं होना देना चाह रही। हर बंदा यहाँ पे कोई कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है मैंने फेम बचानी है हॉस्पिटल की, कुछ कह रहे हैं हमने ये यूनिवर्सिटी कदीम यूनिवर्सिटी है, हमने इसकी इज़्ज़त बचानी है। झूठा सा पेपर सबको दिखाया जा रहा है जी, माँ ने लिख दी हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उसके पेरेंट्स को आपने कमरे के अंदर बंद कर दिया, उनसे साइन अंगूठे करवा रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, बेचारों को 10-20 हज़ार दे दिया होगा, जाने का खर्चा दे दिया होगा, उसके बाद उनको ऐसे गायब कर दिया कि मंजर से ही गायब है। अच्छा, वहाँ पे कैमरा सिस्टम ही नहीं है, कैमरा सिस्टम वो प्रॉपर वहाँ पे जनाब। अब इतने अरबों रुपए की बिल्डिंग आपके सामने बन गई, मुझे तो बजट नहीं पता, आपको पता होगा, अरबों रुपए, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए कैमरा नहीं है। जबकि एमएस डॉक्टर मोइनुद्दीन का कहना है कि मुल्ज़िम जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तहकीकात हो रही हैं। जो पुलिस ने कल्प्रिट को जो इसमें इन्वॉल्व था स्वीपर, उसको पकड़ के एफआईआर दर्ज करवा के उसको बिहाइंड द बार्स कर दिया गया है और कंपनी वालों से हमने कह के उसको टर्मिनेट भी करवा दिया था। और बिल्कुल ये जो एजिटेशन जो रिस्पांस आया है हम इसके हक पे हैं, लेकिन चूंकि अब कल्प्रिट भी कस्टडी में है और उसका जुडिशियल भी हो चुका है, बिहाइंड द बार है और जो इंसाफ है वो मिलेगा। उनके मुताबिक ये डॉक्टर्स का जो एहतजाज है उनके ज़ाती मफादात इसके पीछे। जहाँ तक ये प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, इसका अब बनता नहीं है जवाब और इसके मकासद कुछ और हो सकते हैं। भाईजान आप खुल के आए, हम आपके सामने खड़े हैं, हमें कटहरे में खड़ा करें, हमने आपसे क्या डिमांड्स की हैं प्लीज़ हमें वो बताई जाएँ, ठीक है, हमें नंगा किया जाए, अगर हम गलत हैं तो हमें बताया जाए। सारे 5 साल की बच्ची के ऊपर ये सियासत करना कोई बंदा कोई कैसे सोच सकता है। वाईडीए के मुताबिक गंगाराम अस्पताल में इससे कबल भी ख़वातीन डॉक्टर्स ने कई बार हरासानी की शिकायत की है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। 17 वाक़यात हो चुके हैं, फ़ीमेल डॉक्टर्स की नाज़िबा वीडियोस बनी है। कल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चियों ने खुद उनके नाम बताए जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं और उनको ट्रांसफ़र किया गया, जबरी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया बंदों पे। आप केस नहीं करते, आप इंक्वायरी नहीं करते, आप बंदे ट्रांसफ़र करी जा रहे हैं कि नाम ना डिफेम। वाक़े में जो मुलव्वस मरकज़ी मुल्ज़िम है उसकी भी एक वीडियो स्टेटमेंट जो है सोशल मीडिया पे रिलीज़ की गई। जब ये सोया ना तो तब मैंने कहा चले मैं के पास जाता हूँ, और तब मेरे पास शैतान हाज़िर हुआ है। उसमें उसने ये कहा है कि जी कि मेरे पे शैतान नाजिल हो गया और वो बच्ची के साथ जो कि सोई हुई थी उसके साथ छेड़छाड़ उसने शुरू की और इसी असना में जो है उसकी वालदा उठ गई और शोर मच गया और वो पकड़ा गया। अब मुल्ज़िम के मुताबिक उसने बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं की, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ज़्यादती हुई है। तो ये अब पुलिस तहकीकात ही बताएंगी कि असल वाक़या क्या है। नाज़रीन, ये आपने रिपोर्ट देखी जो कि गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के एहतजाज के मुतल्लिक था। आज हम एक और एहतजाज की भी बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था पिछले साल 2023 में अक्टूबर के महीने में, और वो इस पूरे साल चला और आज से 2 हफ्ते पहले वो एहतजाज ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा लोग एहतजाज पे बैठ गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ चमन में जारी एहतजाज की, और ये एहतजाज हो रहा है जो पिछले साल पाकिस्तान की हुकूमत थी उसने वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग के सिस्टम को मैनेज करने के लिए 1 डॉक्यूमेंट रजीम के नाम से एक नया जो SOPs मुतारिफ कराए थे, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी ने चमन बॉर्डर क्रॉस करना है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तो उसको एक कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो वीज़ा हो, या वो एक और तस्करा जिसको कहते हैं वो हो। उसको लेके बहुत ज़्यादा वहाँ की जो मकामी आबादी थी उसमें मतलब एक रिजेंटमेंट थी। वो कहते थे कि क्योंकि दोनों जो ट्राइब्स हैं वो आपस में डिवाइडेड हैं, तो ये उनके लिए ये जो 1 डॉक्यूमेंट रजीम है या जो एक वीज़ा सिस्टम है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। वहाँ पे कई महीनों तक एहतजाज हुआ, अक्टूबर से लेके इस साल अगस्त तक, लेकिन फिर अगस्त में एक मुआहिदा हुआ, लेकिन अब लोग दोबारा वहाँ पे एहतजाज पे मजबूर हैं। वो एहतजाज पे क्यों मजबूर हैं, वजह क्या है, उसके हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है। हमारे रिपोर्टर हैं हज़रत अली अतार चमन से,
उनकी रिपोर्ट हम देखते हैं और उसमें हम फिर देखेंगे कि आखिर क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से दोबारा जो है धरना शुरू हो गया है। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर नए सफरी पॉलिसी के खिलाफ गुज़िश्ता 9 माह से जारी एहतजाजी धरना 21 जुलाई को ख़त्म होने के बाद एक बार फिर शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता माह मुज़ाहिरीन ने अपनी कायदीन की राई, पासपोर्ट और वीज़े की शर्त वापस लेने का मुतालबा तस्लीम करने की कंदानी पर धरना ख़त्म किया था। ताहम 13 अगस्त को ताजिर लगड़ी इतिहाद ने यह कहकर धरना दोबारा शुरू कर दिया कि मुज़ाकरात के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया और वादे के बावजूद पाबंदियाँ ख़त्म नहीं की गई। धरने की क़यादत करने वाले साइद काशकज़ई का कहना है कि लगड़ी मेहनतकश और मजदूर लोग हैं जो दिन भर की मेहनत से 500,000 रुपये तक कमा पाते हैं। अब पासपोर्ट, वीज़ा और दूसरी पाबंदियाँ लगाकर इनसे यह आमदनी भी छीनने की कोशिश की जा रही है। लगड़ी पैकेज पुराने मिसाल पर और आमदरब भी पुराने मिसाल पर, और हमारी कोई नई एजेंडा है, मगर मकामी सतह पर 2 डिस्ट्रिक्ट जो आम माजी की तरह इस डिस्ट्रिक्ट को इस्तिस्ना इनकी बेरोज़गार और मकामी लोगों को हासिल है। धोखा देना, इत्मीनान ख़त्म करना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है। चमन शहर का मकामी नौजवान मोहम्मद यूनुस अफगान वेश मंडी में परजपाट की दुकान चलाता है। 21 जुलाई को जब धरना खत्म हुआ और पुराने तर्ज पर आमदरफ्त का ऐलान हुआ तो वो मुसलसल 1 हफ्ते तक चमन बॉर्डर का चक्कर लगाता रहा, लेकिन पासपोर्ट के बगैर किसी को पुराने तर्ज पर बॉर्डर पार करने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने YSPK.net को बताया, हमारे सारा सिस्टम वहाँ पर है। यहाँ से तकरीबन लोग 25,000 30,000 लोग आते जाते, 10 बजे जाते 5 बजे वापस ही आते हैं, लेकिन कोई कारोबार चमन में यहाँ पे नहीं है। हम लोग गए थे तकरीबन 5-6 दिन हम लोग गए थे तो वहाँ पे लोगों को नहीं छोड़ रहे थे। वही पुराने सिस्टम थे, लोगों से पासपोर्ट मांग रहे थे, पासपोर्ट पे लोग छोड़ रहे थे। ये पल्लक कमेटी के साथ जो उन लोगों ने कुछ वादे किए थे वो सब झूठ थे, वो धोखा हो गया था उन लोगों के साथ। कारोबार सिस्टम चल रहा है, लेकिन अभी सब दुकानें वगैरह बंद है, हमारा माशी कत्लेआम हो रहा है, हमारे सब कारोबार गर्क हो गए। धरना का मुतालबा ये है कि चमन किलाबला और अफगान जिला तख्तापुल तक लगड़ियों को अफगान तस्करा और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर सरहद पर आज़ादाना आमदरफ्त की इजाज़त दी जाए। जो पिछले दफ़ा जो मुआहदे हुए है, इन मुआहदों पर हमारा कुछ नुकात पर हमारे एतराज़ात हैं। वो मुआहदा नहीं रहा। अब असरनो हमारा मुज़ाकरात होगा और असरनो हमारे मुआहदे होंगे। गुज़श्ता 1 साल से सरापा एहतजाज धरने के शुरका की अक्सरियत लगड़ियों की है, जिनका कहना है कि जब तक इन्हें पहले की तरह सिर्फ शनाख्ती कार्ड और अफगान तस्करा पर अफगानिस्तान आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी रिपोर्ट पूरे चमन सिचुएशन पे। अब अहमद, आपको भी याद होगा कि ये जो 1 वीज़ा स्कीम है ये तभी इंट्रोड्यूस किया था जब ये अफ़गान महाजिर जो हैं उनके ऊपर एक वो क्रैकडाउन जो स्टार्ट हुआ था, और वो भी खैर हमारी जितनी भी रिसर्च रही है, रिपोर्टिंग रही है 2023 में, हम लोग को यही लिंक नज़र आया था कि जब चित्राल के अंदर एक इन्फिल्ट्रेशन होती है और उसको फाइट बैक करते हैं और फिर एकदम से ये एक पॉलिसी इख्तियार करते हैं कि अब जितने भी अफ़गान महाजिर हैं जो 2021 से वो आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, उनको अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गानों को यहाँ से निकाला जाए। और अब जो है पॉलिसी वो आहिस्ता आहिस्ता जो डॉक्यूमेंटेड अफ़गान है उनकी तरफ भी जाएगी। अब इसके अंदर जो अल्टीमेट सोल लूज़र्स भी जो ये निकले हैं वो है ये चमन क्रॉसिंग पे जितने भी ट्रेडर्स हैं, लेबरर्स हैं, जो अपनी जितनी भी उनकी कमाई थी, उनके घर के चूल्हे वो इसी तरीके से जलते थे कि उनकी एक ट्रेड कम्युनिटी है, उनकी एक बिज़नेस है विद अफ़गानिस्तान एंड विद ईरान। बिल्कुल। अब मसला ये है कि यहाँ पर आप इस पॉलिसी से जो खुद पाकिस्तानी है वो अब लूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो वहाँ पे जो चमन के मकामी लोग हैं जिनकी मईशत का दारोमदार ही जो है ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है इस पे है, और इसके हवाले से एक वफ़द भी गया था 2005-6 में जिसको सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जिसके वफ़द में शामिल थे। उन्होंने जो रिपोर्ट बना के दी थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, जो बॉर्डर ट्रेड है, उसको हुकूमत को चाहिए कि उसके हवाले से नरमी का मुजाहरा करे, क्योंकि ये वहाँ की एक बुनियादी ज़रूरत है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। और हमने देखा कि ये क्योंकि धरना इतने से रहा और ट्रेड नहीं रही, तो बहुत सारे जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हुए, और जिनमें से कुछ इतने ज़्यादा तंग आए हालात से कि वो ख़ुदकुशी की जानिब भी हुए, और कुछ लोगों ने ख़ुदकुशी भी की। बहुत अफसोसनाक है, और हम उम्मीद करते हैं कि
ये जो मामला है इसको हुकूमत संजीदगी से लेगी और अगर कोई मुआहिदा हुआ है तो और उस पर अब अमल दरामद होगा और जो भी दोनों फ़रीक़ैन हैं वो खुश असलूबी से मामलात को तय करेंगे। नाज़रीन, इस हफ्ते हम एक और टॉपिक पे भी बात करना चाहेंगे और वो वाक़या है कारसाज के मकाम पे जो हादसा हुआ है कराची में, जिसमें एक तेज़ रफ्तार जो SUV थी उसने कुचल डाला एक माँ बाप और बेटी को जो कि मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। लेकिन नाज़रीन, इसको वाक़ये की FIR भी दर्ज हो गई, लेकिन जो सबसे एक चीज़ जो हमें इससे निकल के नज़र आ रही है वो आ रही है लोगों का, पाकिस्तान के शहरियों का जो निज़ाम अदल है, निज़ाम इंसाफ है, उस पर एतमाद की कमी दिखाई दे रही है। और लोग कोट कर रहे हैं कि जी जो शाहरुख जतोई का वाक़या था बताएं उसमें क्या हुआ, उसमें भी पुलिस ने FIR दर्ज की थी, मुकदमा दर्ज हुआ था, बंदा गिरफ़्तार हुआ था। इसके अलावा एक फ़ातिमा नाम की लड़की थी जिसको एक पीर के घर में उसको कत्ल कर दिया गया, उसके हवाले से इतना शोर बना। 1 साल हो गया, उस वाक़ये में भी कोई पेशरफ़्त नहीं हो सकी। और इस वाक़ये को भी लोगों को लगता है क्योंकि जो जिस फैमिली की गाड़ी से वो हिट हुए वो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, तो लोगों को ख़दशा है कि शायद ये मामला भी चंद दिनों में मीडिया की नज़रों से गायब हो जाएगा और उसके बाद शायद कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमने दावत दी है जिब्रान नासिर साहब को, जो कि एक सोशल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के जहनों में ये जो बदअतमादी है निज़ाम अदल को लेके वो क्यों है। जिब्रान साहब, एक जो पहला सवाल आपसे बुनियादी तौर पे वो ये है कि हम देख रहे हैं कि ये जो कारसाज का वाक़या हुआ है उसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की, मुलज़िमा को गिरफ़्तार कर लिया, उसके आगे वो रिमांड भी हो गया, लेकिन फिर भी एक आवाम के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह बहुत सारे पिछले वाक़यात में, शाहरुख जतोई के केस में, नाज़िम झोंकियों के केस में जो इन्फ्लुएंशियल मुलज़मान थे वो निकल गए थे कानून की गिरफ्त से, इस दफ़ा फिर ये होगा। तो ये ओवरऑल इतना निज़ाम अदल पे इतनी बदअतमादी क्यों है? सो जी, पहले तो केस पे तबसरा करने से पहले मेरा ख्याल में प्रॉपर होगा कि मैं बात की डिस्क्लोज कर दूँ कि इस केस में 2 पहलू हैं। एक क्रिमिनल लॉ है, FIR और फिर गिरफ्तारी और दियत जो आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा पहलू इस तरह के केसेस में एक सिविल होता है, सिविल लॉ का, जो कि फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट के तहत आता है कि रॉन्गफुल डेथ अगर किसी हादसे में हो जाए तो उसके लिए भी आप एक मुआवजा जो कानून आपका हक है वो आपको देता है। तो जहाँ तक सिविल साइड है उसमें जो मुतासरा ख़ानदान है जिनमें जो जा बहक हुए हैं तो कारसाज वाक़ये में, उन्होंने मुझे इंगेज किया है। तो मैं थोड़ा उस हवाले से भी आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा ताकि मेरे सामने मकसद यही आपके प्रोग्राम का है कि आम आवाम जान सके कि खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए तो उनके ऑप्शंस क्या हैं। तो अब इस हवाले से जो ये सेक्शन लगी है, और मेरे ख्याल में अभी भी सेक्शंस नाकाफ़ी हैं। पहले मैं बता दूं जो सेक्शन इस वक्त केस के अंदर हैं। मेन एक है आपका 320 जो कि है जी कत्ले खत्ता बाय रैश ड्राइविंग। वो है कि जी आपने गाड़ी चलाते हुए किसी को मार दिया, उसमें जो मैक्सिमम सजा आपको है दियत, और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस देखते हुए कानून शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि एक इम्प्रिजमेंट सेंटेंस भी होगा, और वो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस यानी कि किस नौयत का हादसा था, किस गफलत का मुजाहरा किया गया, वो 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो उसमें जेल टर्म है। दूसरा जो इसमें सेक्शन अब लग गया है 322 कत्ले के सबब का, यानी कि आपने खता से कत्ल नहीं किया, गलती से कत्ल नहीं किया, आपने कोई गैर कानूनी इक़दाम किया था कि जैसे यहाँ पे एलिज किया जा रहा है कि मोहतरमा का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड है, तो बगैर लाइसेंस से गाड़ी चलाना अपने आप में गैर कानूनी इक़दाम है। वो कि आप कत्ल करने की नीयत से गाड़ी नहीं चला रहे थे, मगर गैर कानूनी इक़दाम के दौरान अगर किसी की जान चलेगी तो कत्ले बेसबब 322, उसमें मैक्सिमम सजा जो है वो कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सिर्फ दियत है, उसमें जेल टर्म का तस्वुर नहीं है। ठीक है। फिर एक 337G है जी, 337G है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और उसकी नतीजे में किसी को तकलीफ पहुंचना, चोट पहुंचना या हर्ट कॉज होना। उसके अंदर चूंकि इस केस में 2 जो जाने गई हैं उनके साथ साथ 2 जख्मी भी हैं जिनके नाम सामने अभी तक आए हैं रिकॉर्ड के ऊपर। मीडिया में तो 5 की बात हो रही है, मगर जो नाम अभी तक मेरे सामने आए, एक अब्दुल सलाम साहब और एक शेन अलेक्जेंडर साहब हैं जो इस वाक़ये में जख्मी हुए हैं। तो 337G उनके हवाले से, तो उसमें 5 साल तक की सजा उनको हो सकती है इस ऑफेंस के अंदर। फिर इसके अलावा एक और केस सेक्शन है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था, 279 जो कि है रैश ड्राइविंग इन अ पब्लिक प्लेस। उसमें आपको 2 साल की सजा हो सकती है, अप टू 2 years ऑफ सेंटेंस, कि आप एक पब्लिक प्लेस के अंदर जैसे सर्विस हो गए रैश ड्राइविंग कर रहे थे। अब जो पहले 3 सेक्शंस हैं जो कि कत्ले खता है और रैश ड्राइविंग का कत्ले खता 320, जो कि कत्ले बेसबब है 322, और जो कि 337G है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 5 साल वाला, ये सारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। यानी कि कानून का सेक्शन 345 CRPC
मुद्दई को ये हक देता है कि वो कॉम्पनसेशन दियत अमाउंट जो भी अपने टर्म्स वो तय करें मॉनेटरी एक्सचेंज के, उसके तहत वो ये कंपाउंड कर दें ऑफेंस को, माफ कर दें। मगर जो इसमें 279 लगा हुआ है पीपीसी का, रैश ड्राइविंग इन अ पब्लिक प्लेस, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। उसमें सजा सिर्फ 2 साल की है। मगर अगर किसी स्टेज के ऊपर इस तरह के वाक़े में अगर कोई मुद्दई कॉम्प्रोमाइज़ कर भी ले, तो रियासत का काम है कि वो 279 के केस को जो है वो जारी रखेगी, उसके ऊपर वो कार्रवाई कंटिन्यू करेगी। फिर इसमें एक और सेक्शन लगा हुआ है कि वो पब्लिक मिसचिफ करते हुए आपने कोई 100 या 50 रुपए का नुकसान कर दिया। एक तो ये अमाउंट्स बड़ी कम लिखी होती है हमारे कानून में, जो कि 100 साल से हमने इनको रिफॉर्म ही नहीं किया, तो अभी तक 50 रुपए का नुकसान बड़ा नुकसान समझा जाता है। तो ये तो जी आ गई अब ऑफेंसेस। अब इसके अंदर जो एविडेंस है, यकीनी तौर पे एक सीसीटीवी और फोरेंसिक वर्ल्ड मेरे ख्याल में इतना तरक्की कर गया है कि आपको मुख्तलिफ सीसीटीवीज के अंदर वो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जहाँ से गाड़ी रफ्तार में आ रही थी, और वो सीसीटीवी कैमरा का टाइमर आपको बता रहा है कि कितने सेकंड में या कितने मिली सेकंड में, कितने फ्रेम में ये गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गई है। आई थिंक इट इज इन द टुडेज एज पॉसिबल कि आप इस सीसीटीवी से गाड़ी की एक्चुअल स्पीड अखज़ कर सकते हैं किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए, कि ये कितनी स्पीड लिमिट थी वहाँ की, और ये कितनी स्पीड में जा रही थी, और ये क्या गाड़ी मुस्तकिल हाई स्पीड में जा रही थी या उस वक्त एक्सेलरेट करे जा रही थी। तो एक तो ये एविडेंस बड़ा जरूरी है सीसीटीवी को एनालाइज करना फोरेंसिकली। दूसरा, में बताया गया कि जी मंडे की रात को ब्लड सैंपल लिए गए मोहतरमा की केमिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, मगर वो वेटनेसडे को जाके जमा कराए गए हैं, जो हम पे मीडिया से कुछ मालूमात आई है सरकार के वेटनेसडे को जमा हुए हैं। तो अब वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गए, डेट से 2 दिन के अंदर सैंपल्स क्या अभी भी उनमें से कोई रिजल्ट आ पाएगा, ये यकीनी तौर पर अब केमिकल की रिपोर्ट बताएगी। ये एविडेंस बड़ा जरूरी है ये पता करने के लिए कि खातून क्या किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में थी। वो लीगल मेडिकल ड्रग भी हो सकती है और वो एक नॉन लीगल कॉन्ट्राबैंड भी हो सकती है। उसके फिर आगे क्या असरात होंगे वो तो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट बताएगी कि वो सेक्शंस के में ट्रैक होते हैं। जहाँ तक इस केस के अंदर बेल की बात है, ये भी मैं आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि देखिए, एक तो खातून का औरत होना अपने आप में कानून में एक एक्सप्रेस और स्टेटेड राइट है बेल का। वो आपको पसंद हो कि ना पसंद हो, हम केसेस की नौयत के ऊपर पसंद या नापसंद की बात नहीं कर सकते। एक प्रिंसिपल है दैट वुमेन आर टू बी गिवन कंसिडरेशन। मगर उसके साथ बाकी और भी बहुत अहम पहलू हैं कि जी क्या एब्सकॉन्शन का तो खतरा नहीं है, इज द अक्यूज्ड अ फ्लाइट रिस्क। जैसे फ्लाइट रिस्क का फेस बड़ा यूएस जुरिसडिक्शन में इस्तेमाल होता है कि जी फरारी हो जाएंगे मुल्क से। या दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि एक डिफेंस जो कि पुलिस ने एलिज नहीं किया था, मीडिया ने एलिज नहीं किया था, खातून के वकील की तरफ फिर खातून के अपने बिहेवियर से कि जी उनको 24 घंटे के लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या ऑब्जर्वेशन के लिए जो है वो एक डॉक्टर के पास JPMC के अंदर भर्ती कराया गया, और उनके वकील ने मीडिया पे भी आके और अदालत में भी इस्तास किया कि जी वो एक शौक से गुजर रही है, कन्फ्यूज है, और उनका 5 साल से इलाज चल रहा है। ये बड़ा अहम बात है, क्योंकि देखिए ये इतना सिंपल नहीं है कि आप ये ग्राउंड मजाक के तौर पे लें और फिर छोड़ दें। क्योंकि अगर आप ये ग्राउंड डिफेंस ले रहे हैं दैट द पर्सन इज नॉट लीगली सेन, तो उसके 2 पहलू हैं। एक ये कि आप ये बात कर रहे हैं कि वाकये के वक्त गाड़ी चलाते हुए वो लीगली सेन नहीं थे और उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, तो हाँ आप कह सकते हैं कि उस हद तक, फिर उस वाकये की हद तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिश हो जाएगी, उनके ऊपर उस तरह से उन सेक्शंस का इतलाक नहीं होगा। मगर अगर आप अब ये एलेज कर रहे हैं कि जी वाकई में जब आपके हाथ से इतनी अमवात होगी, इतना नुकसान हो गया, आपकी अपनी गाड़ी उलट गई और उसकी वजह से आप एक स्टेट ऑफ शॉक में चले गए हैं, यानी कि पोस्ट इंसिडेंट कोई आपके साथ साइकोसिस किसी भी नेचर का हुआ है, तो वो है उसका रिलेशन है योर फिटनेस टू स्टैंड ट्रायल, कि आप फिट है कि नहीं कि आपका ट्रायल किया जा सके, आप इस काबिल है कि नहीं कि आप अपने डिफेंस काउंसिल को इंस्ट्रक्ट कर सकें कि मेरा दिफा क्या है। उस सिनेरियो के अंदर आपका सिर्फ ट्रायल मौखर होता है जब तक कि आप फिट नहीं हो जाते दोबारा ट्रायल फेस करने के लिए। तो आपके पीरियोडिक असेसमेंट्स होते हैं मेडिकल बोर्ड के हाथों, और मेडिकल बोर्ड आपको बार बार बुला के असेस करता है, और उसमें इन केसेस के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि जी खातून है और जहनी मर्ज में मुब्तला है तो इनको बेल दी दी जाए, क्योंकि इन केसेस में कुछ एडिशनल कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, और वो ये है कि जब आप बेल देंगे तो कोई इंसान श्योरिटी देगा कि भाई आप किसके हवाले कर रहे हैं एक ऐसे इंसान को जिसका आपने डिस्क्लोज किया कि एक मेंटल इशू है या मेंटल हेल्थ इशू है। वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है ये इंश्योर करना कि जो इंसान श्योरिटी ले रहा है, जमानत ले रहा है, वो ये गारंटी करेगा कि खातून को खुद से, अपने आप से और किसी दूसरे को खतरा नहीं पहुंचाएंगे। ना वो अपने आप के लिए खतरा पहुंचाएंगे अपनी ज़हनी कैफियत की वजह से अपने आप को, ना किसी और को खतरा पहुंचाएंगे। यहाँ तो ये साबित हो गया, क्योंकि जमानत लेने हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उनकी अपनी फैमिली आएगी, उनके शायद शौहर आएंगे, तो उनकी तो ऑलरेडी कस्टडी के अंदर कहने या उनके साथ शेयर्ड लिविंग में वो रह रही थी, जहाँ से वो निकली और ये वाकया हो गया, तो उनको तो अपनी ट्रस्ट किया जा सकता है। और ये तो बात साबित हो गया
कि अगर आप इस पे इंसिस्ट करेंगे और कल को अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में आ भी गया कि शी इज सफरिंग थ्रू सम मेंटल इलनेस जिसकी वजह से ये वाकया हुआ है, तो शी इज क्लियरली पोजिंग अ डेंजर नॉट टू अदर्स बट टू हर सेल्फ एज वेल। जिस तरह से गाड़ी उल्टी है उस वाकये में खातून की भी जान जा सकती है। तो फिर ऐसे हालात के अंदर कानून आपको बाउंड करता है कि आपने किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल या साइकेट्रिक वार्ड में इनको भेज दे के रिहा करना है, आपने प्राइवेट घर पे या प्राइवेट रेजिडेंस पे नहीं छोड़ना। देन द पर्सन हैज टू गो ट्रीटमेंट इन अ कन्फाइंड एनवायरनमेंट। अच्छा जबरान नासिर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। जो आपने ये बात की है कि मोस्ट ऑफ द सेक्शंस जो इस केस में लगे हैं, रजिस्टर हुए हैं इन खातून के खिलाफ, वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। अब टेक्निकली कंपाउंडेबिलिटी या सेटलमेंट्स हैं, दे आर लीगल राइट फॉर जो भी ये लोग होते हैं जो ये कोर्ट में जाते हैं। बट पाकिस्तान में जो ये हेनियस क्राइम्स स्पेशली होते हैं उसके अंदर है ना ये कंपाउंडेबिलिटी का जो क्लॉज होता है, एंड इफ़ नॉट जस्ट कंपाउंडेबिलिटी, फिर जब ये किसास और दियत बीच में आ जाती है, इससे है ना कि कई केसेस हैं जो एक अनसेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन पे होते हैं कि वो कह देते हैं, जो भी अग्रीव्ड होते हैं वो कह देते हैं कि जी अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दिया। तो डू यू थिंक विद द प्रेजेंस ऑफ दीज लॉज, डू यू थिंक कि स्टिल ये लीगली साउंड है, और डू यू थिंक कि यहाँ पे पाकिस्तान में राइज करने की ज़रूरत है हमारे जो हेनियस क्राइम से रिलेटेड जो ये लॉज होते हैं? ये जी पहले इस बात को तो हम देखें ना कि विक्टिम की यहाँ पे वनरेबिलिटी क्या क्या है। एक तो विक्टिम की अपनी वनरेबिलिटी है, कास्ट क्लास स्ट्रक्चर। विक्टिम यहाँ पे किसी आईपीपी कंपनी के मालिक नहीं है, वो मीडिया को नहीं कह सकते कि मेरे खिलाफ खबरें छपी हैं वो खबरें निकाल दें। जैसे आपने देखा होगा एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने और ARY ने अपनी वेबसाइट से इस वाक़े की खबरें ही डिलीट कर दी। यकीनी तौर के ऊपर उन्होंने इससे तो नहीं डिलीट की जो कि वाक़या फर्जी था और जो भी इसके फैक्ट्स है वो झूठे थे। उन्होंने उस ख़ानदान के प्रेशर में की जिसके पास वसाइल है, जो कि विक्टिम के पास वसाइल नहीं है। और दूसरा, उसके अलावा हम आम रोज़मर्रा के अंदर जो तबसरा करते हैं कि बिजली कितनी महंगी है, गैस कितनी महंगी है, महंगाई वैसे ओवरऑल कितनी हो गई है, सिक्योरिटी के कितने खदशात हैं जिसकी वजह से आपको प्राइवेट सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, किराए कितने बढ़ गए हैं, तो गुर्बत भी एक बहुत बड़ी वनरेबिलिटी है और एक कंटिन्यूस मॉनिटरी नीड। देखिए इस घर के 2 कमाने वाले चले गए हैं। ये बेटी आमना ये भी कमा रही थी, साथ में पढ़ाई कर रही थी, अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी, मगर आगे जाके इसने घर के लिए एक प्रोवाइडिंग हैंड बनना था और वाले भी घर के लिए कमा रहे थे। तो 2 कमाने वाले चले गए तो एक वनरेबिलिटी तो फैमिली की आएगी। इन सिनेरियोज के अंदर जहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलती है कानून में, वो सिविल साइड ऑफ द लॉ है कि आप अंडर फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट डैमेजेस सीख करें। और वो डैमेजेस ये नहीं कि वो दिए तक जो हुकूमत ने 66 लाख या 68 लाख आपकी जान की कीमत तय कर दी है। उसमें जो इंसान दुनिया से गया है किसी हादसे के नतीजे में, उस इंसान की उम्र देखी जाती है, जो कि पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप टू रिटायरमेंट एज जो है इस पर लॉ के लिए वो 70 उसका तस्वुर है कि टिल 70 यू आर एक्सपेक्टेड टू लिव एंड अर्न। तो अगर आपकी 25 साल की, जैसे आमना की उम्र तकरीबन 25 साल के करीब थी, अगर 25 साल में इंतकाल हो गया तो कानून तस्वर करेगा कि इन्होंने 45 ईयर्स और जीना था और इन्होंने नौकरी करनी थी और इनकी तरक्की के मौके भी इनके लिए खुले थे। उसमें उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनकी करंट जॉब और उनकी जॉब में प्रमोशन एक्सपेक्टेंसी और फिर आने वाले सालों में जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, पर मंथ वो कितने वसाइल अपने खानदान के लिए कमाती, वो टिल द रिमाइंडर ऑफ द टाइम ऑफ टिल शी रीचेस द ईयर 70, यानी कि 45 ईयर्स इनटू 12 मंथ्स इनटू दैट अमाउंट जो ये कमाती, वो एक अच्छा खासा करोड़ों के अंदर एक अमाउंट बनेगा। बिकॉज ये खातून ऑलरेडी अभी MBA की तालीम हासिल कर रही थी और एक अच्छी पे स्केल के ऊपर थी। तो इसी तरीके से किसी और के साथ भी वाकया आ सकता है। तो जो भी उनकी उस वक्त क्या कहते हैं सलाहियत हो, उस हवाले से इसका चीज तय होती है। तो सिविल लॉ के अंदर आप वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं उस वनरेबिलिटी को, इवेंचुअल वनरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए कि जो जी मॉनिटरी नीड हर खानदान की एक्चुअल नीड है। आप और मैं किसी भी ऐसे खानदान के साथ, मुतासरा खानदान के साथ सिंपैथी शो करते हैं ना, वी आर नॉट रनिंग देयर हाउस होल्ड। तो हमारा भी जो एक मेयार होना चाहिए कि हमने सामने वाले को कितना जज करना है, मेरे ख्याल में थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए और हकीकत पसंदाना होना चाहिए। हम कोई ये नहीं होते कि हम अपने माशरे की इज्तिमाई गफलत और नाकामी का मलबा जो है वो शाहजेब खान की माँ पे डाल दें या नाज़िम जोकियों की बीवी पे डाल दें, या कल को किसी भी वजह से ये हादसे में किसी और केस में कोई अगर कोई पब्लिक केस बन जाए, उसमें कोई अगर सेटल कर ले तो उन पे डाल दो और बोले जी वो बिक गए थे, और हम पे बड़े हकीर किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, वो भी बड़ी ज़्यादती करते हैं। जबरान नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो कारसाज हादसा केस है इसके मुतालिक जो भी इसके लीगल पहलू थे उसके हवाले से आपने एक बहुत तफसील से बात की और बड़ा होलिस्टिक व्यू हमारे नाज़रीन को बताया कि इस वाक़े के लीगल रेपरकेशंस क्या हो सकते हैं और क्या क्या ऐसे तरीक़ेकार मौजूद हैं जो जिससे फैमिली जो है अपने लिए इंसाफ का तकाजा कर सकती है। तो नाज़रीन, ये था आज का राइट्स वॉच। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
आप हमें हमारे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, हमारा फेसबुक अकाउंट, हमारा ट्विटर, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टिकटॉक, उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह का मज़ीद कंटेंट देखने को मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।